नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व बस सबसे चंद दिनों की दूरी पर है। इंडिया गठबंधन तेजी से अलग अलग राज्यों में गठबंधन को फाइनल कर रहा है, लेकिन मोदी की गारंटी के वादे के बूते बीजेपी भी मिशन 370 पर ताल ठोक रही है। उत्तर प्रदेश में बेशक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीटों का फॉर्मूला हो गया हो, लेकिन बीजेपी भी चुनाव के ऐलान से पहले कमजोर सीटों पर अपने उम्मीदवारों के ऐलान की रणनीति बना रही है। हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं और जब परिणाम नील बटा सन्नाटा आता है तो ये एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। तीसरे टर्म की गारंटी के दावे के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी में पीएम मोदी बार बार एनडीए 400 पार वाले नारे का जिक्र कर रहे हैं। एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। अपनी हर रैली, हर चुनावी सभा में विपक्षी दलों पर करारा हमला बोल रहे हैं। आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। 400 पार के टारगेट को पूरा करने के लिए पीएम मोदी लगातार एक्शन में है। गुजरात से लेकर यूपी तक के दौरे कर रहे हैं। 10 साल में हुए विकास कार्यों का जिक्र कर रहे हैं और इन उपलब्धियों के दम पर इंडिया गठबंधन के दलों को निशाने पर ले रहे हैं। हमारे देश में जाति के नाम पर उकसाने और उन्हें लड़ाने में भरोसा रखने वाले इंडी गठबंधन के लोग दलित, वंचित के हित की योजनाओं का विरोध करते हैं और सच्चाई ये है कि ये लोग जाति की भलाई के नाम पर अपने परिवार के स्वार्थ की राजनीति करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई में मोदी के सामने अब कोई चुनौती नहीं है? मोदी का विजय रथ रोकने का दावा करने वाली इंडिया गठबंधन की रणनीति आखिर कितनी कामयाब हो रही है? पहला जो ध्यान भटकाता है नरेंद्र मोदी जी, दूसरा जो जेब काटता है अदानी जी, और तीसरा जो डंडा लिए घूमता है अमित शाह। कही भैया तुम लोगों ने कुछ किया? जब ईडी आई, सीबीआई आए, इनकम टैक्स आई, पुलिस वाले आए तो कुछ किया, तो फिर देखो कैसा डंडा लगता है। एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधनों की ओर से मोर्चाबंदी तेज है। यूपी में अखिलेश यादव का कांग्रेस के साथ सीट का बंटवारा फाइनल हो चुका है। आपके साथ 5 राज्यों में सीटों को लेकर फैसले हो चुके हैं। दिल्ली लोकसभा में 7 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी 4 पे लड़ेगी। वो 4 सीटें नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ेगी, चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं। 24 पर कांग्रेस लड़ेगी। 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे। अब इंडिया गठबंधन के नेता मोदी के खिलाफ मजबूत लड़ाई का दम भर रहे हैं। हम सबसे अपील करेंगे, जो हम लोगों ने एक आवाज दी है कि पीडीए से सब जुड़ जाएं। मुझे उम्मीद है पीडीए की लड़ाई मजबूत होगी, पीडीए एनडीए को हराएगा। और जब हम लोग टिकट बांट रहे हैं, सीटें बांट रहे हैं, तब बीजेपी अपनी टिकट काटने की सोच रही है। सोचो, बीजेपी टिकट काटना चाहती है, हम सीटें बांट करके जनता में पहुंचे। ये शुरू से आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। हम शुरू से इंडिया गठबंधन की सफलता के लिए काम करते आए हैं और हालांकि कि कांग्रेस से बातचीत में फाइनल सीट शेयरिंग होने में कुछ समय लगा, लेकिन आम आदमी पार्टी शुरू से ये स्पष्ट करती आई है कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और हम साथ में ही चुनाव लड़ेंगे। एक और विपक्ष तमाम पार्टियों की एकता के जरिए मोदी के खिलाफ मजबूत लड़ाई का यकीन जता रहा है।
साथ ही विपक्ष को लगता है कि मोदी सरकार के 2 कार्यकाल में सत्ता विरोधी लहर बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी को अपने काम पर भरोसा है। बनास डेयरी प्लांट का शिलान्यास मैंने 2 वर्ष पहले किया था। तब मैंने वाराणसी सहित पूर्वांचल के तमाम पशुपालकों को, गोपालकों को इस प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने की गारंटी दी थी। आज मोदी की गारंटी आपके सामने है। मोदी की गारंटी और विपक्ष की रणनीति की परीक्षा होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। हर कोई अपने रणनीति के साथ लोकसभा के चुनावी जंग की तैयारी कर रहा है। आज तक ब्यूरो। एनडीए 400 पार का लक्ष्य पाने के लिए पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी हर समीकरण को साधने में लगी है। वहीं विपक्ष विभिन्न राजनीतिक दलों की एकता के सहारे मोदी के विजय अभियान की काट ढूंढ रहा है। बंगाल में सीट बंटवारे का प्रयास चल रहा है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों में मोदी वर्सेस ऑल की तैयारी है। प्रधानमंत्री मोदी को भरोसा है कि उन्हें जीतने से विपक्ष नहीं रोक सकता, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए इस महीने की शुरुआत में ये कहा। कांग्रेस के लोगों ने नया मोटर मैकेनिक का काम सीखा है और इसलिए अलाइनमेंट क्या होता है उसका ज्ञान तो हो गया होगा, लेकिन मैं देख रहा हूं अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ गया। कांग्रेस पर पीएम के इस वार का असर कहें या फिर कुछ और, इंडिया गठबंधन ने रफ्तार पकड़ ली। गठबंधन हो गया, सीटों का बंटवारा हो गया और आपको पता होगा 25 तारीख को कार्यक्रम में शामिल भी होने में जा रहा हूं और बहुत जल्दी तारीख आ जाएंगी। अभी जरूरत यह है कि जनता को मुद्दे समझाना, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की साजिश करेगी उससे अपने कार्यकर्ता और जनता को बचाना। उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बात बन गई है। दिल्ली की 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ने के लिए राजी हो गई है। जब जब पाप का घड़ा भर जाता है तो ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाता है। ऊपर वाला अपनी झाड़ू चलाने लग गया। सब लोग इकट्ठे हो जाओ, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। कुछ ना कुछ तो दिव्य हो रहा है, कुछ ना कुछ तो भगवान का आशीर्वाद है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जिस बीजेपी ने दिल्ली की 7 सीटें जीती, जिसे दिल्ली वालों ने 5 साल पहले करीब 57% वोट दिए, क्या उसके सामने ये गठबंधन काम कर पाएगा? प्रधानमंत्री मोदी के भरोसे को देखकर तो ये नहीं लगता। मोदी का तीसरा कार्यकाल पूरी दुनिया में भारत के सामर्थ्य का सबसे प्रखंड कालखंड होने वाला है, सबसे प्रखर कालखंड होने वाला है। इसमें भारत का आर्थिक, सामाजिक, सामरिक, सांस्कृतिक हर क्षेत्र नई बुलंदी पर होगा। मोदी सरकार को तीसरी बार जीतने से रोकने के लिए कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ हरियाणा, गुजरात और गोवा में भी गठबंधन पक्का कर लिया है। गुजरात की 26 सीटों में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के लिए भरूच और भावनगर की 2 सीटें छोड़ी हैं। वहीं हरियाणा की 10 सीटों में से कांग्रेस ने आपको 1 सीट दी है। गोवा में भी पहले आपने साउथ गोवा की सीट पर अपना उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन अब वो ये सीट कांग्रेस के लिए छोड़ेगी, यानी यहां भी 1-1 सीट पर दोनों लड़ेंगे। जबकि चंडीगढ़ की सीट आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को दे दी है। एक वक्त पर इंडिया गठबंधन की गाड़ी पटरी से उतरती दिख रही थी। उसके शिल्पकार नीतीश कुमार गठबंधन छोड़कर चले गए। इसके बाद कांग्रेस आलाकमान ने मोर्चा संभाला और इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबरें आनी शुरू हो गई और यूपी में अखिलेश के साथ बातचीत अंजाम तक पहुंच गई। ये गारंटी केवल घंटी है, गारंटी नहीं है। ये जैसे आपने तालियों थाली बजाई थी वैसे ये घंटी है। आप ये बताइए गारंटी नौकरी की क्यों नहीं है, गारंटी रोजगार की क्यों नहीं है और गारंटी महंगाई कम करने की क्यों नहीं है?
इधर कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे से इनकार करने वाली ममता बनर्जी को भी कांग्रेस की तरफ से मनाया जा रहा है। बातचीत अभी भी जारी है, दरवाजे बंद नहीं है। समाजवादी पार्टी के बारे में भी ये कहा करता था, लोग कहते थे आप कैसे कह सकते हैं, पर समझौता तो हो गया है। आम आदमी पार्टी के साथ अभी 1-2 दिन में अंतिम रूप दिया जाएगा। ममता बनर्जी के साथ भी बातचीत चल रही है। अंतिम रूप अभी गठबंधन को पश्चिम बंगाल में नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश की 80, महाराष्ट्र की 48, तमिलनाडु की 39, दिल्ली की 7, गुजरात की 26, हरियाणा की 10, गोवा की 2, चंडीगढ़ की 1 सीट पर मोदी बनाम ऑल की टक्कर पक्की है। वहीं बिहार की 40 सीट, असम की 14 सीट, झारखंड की 14 सीटों पर भी मोदी बनाम ऑल विपक्ष की लड़ाई होनी है। जबकि मध्य प्रदेश की 29, कर्नाटक की 28, राजस्थान की 25, छत्तीसगढ़ की 11, उत्तराखंड की 5, हिमाचल प्रदेश की 4 और त्रिपुरा की 2 सीटों पर कांग्रेस बनाम बीजेपी की सीधी लड़ाई होनी है। इस तरह 385 सीटों पर मोदी की राह में पूरा विपक्ष रोड़ा बनकर खड़ा नजर आ रहा है। तो शुरुआत में लड़खड़ाने के बाद इंडिया गठबंधन की गाड़ी फिर से पटरी पर लौटती नजर आ रही है, जिससे 2024 लोकसभा चुनाव की लड़ाई दिलचस्प होने जा रही है। आज तक ब्यूरो। 24 में बीजेपी सिर्फ हैट्रिक की तैयारी ही नहीं कर रही, बल्कि इस बार मोदी ने जीत का बड़ा लक्ष्य भी रखा है। चुनौती बड़ी है, ऐसे में बीजेपी रोड मैप भी उसी हिसाब से तैयार कर रही है। एक और धर्म की राजनीति है, तो वहीं दूसरी ओर जाति समीकरण को साधने का प्रयास भी। पीएम मोदी धर्म कर्म वाली सियासत के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। विकास की सौगात के साथ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के जरिए भी विरोधियों को निशाने पर ले रहे हैं। काशी और अयोध्या का नया स्वरूप बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। आप देखिए, अपने भाषणों में राम मंदिर को लेकर कैसी कैसी बातें करते हैं, कैसी कैसी बातों से हमले करते हैं। मैं नहीं जानता था कि कांग्रेस को प्रभु श्री राम से इतनी नफरत है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ने हिंदू वोटरों के बीच पीएम मोदी की छवि को और मजबूत कर दिया है। यही वजह है कि विपक्ष बार बार दलित, ओबीसी, आदिवासी का सवाल उठाकर मोदी की इस छवि की काट ढूंढ रहा है। राम मंदिर खुलता है, राम मंदिर में आपको नरेंद्र मोदी दिखेगा, आपको अंबानी दिखेगा, आपको अदानी दिखेगा, आपको हिंदुस्तान के सबसे अरबपति दिखेंगे। आपको एक पिछड़ा नहीं दिखेगा, आपको एक दलित नहीं दिखेगा, आपको एक आदिवासी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं? ये वो आपकी जगह नहीं भाई और बहनों, आपकी जगह सड़कों पे भीख मांगने की है। लेकिन विपक्षी दलों का पीएम मोदी से मुकाबला इतना आसान नहीं है, क्योंकि बीते 2 चुनावों में पीएम मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ा है। हर वर्ग के वोटरों का पीएम मोदी को जबरदस्त समर्थन मिला है। 2014 में जहां बीजेपी को 40 अनुसूचित जाति की सीटें मिली और 27 एसटी सीटें मिली थी, 2019 में बढ़कर 46 अनुसूचित जाति की सीटें मिली और 31 एसटी सीटें मिल गई। जबकि जिस कांग्रेस को 2014 में अनुसूचित जाति की 7 और एसटी की 5 सीटें मिली थी, वो 2019 में घटकर 5 एससी सीटें और 4 एसटी सीटों तक सिमट गई। पीएम मोदी भी अपनी ताकत के इस बड़े आधार को अच्छी तरह से समझते हैं। यही वजह है कि जाति वाली सियासत को बांटने वाला बताकर लगातार विरोधियों पर हमला बोलते हैं। हमारे देश में जाति के नाम पर उकसाने और उन्हें लड़ाने में भरोसा रखने वाले इंडी गठबंधन के लोग दलित, वंचित के हित की योजनाओं का विरोध करते हैं। और सच्चाई ये है कि ये लोग जाति की भलाई के नाम पर अपने परिवार के स्वार्थ की राजनीति करते हैं। हालांकि लोकसभा की चुनावी लड़ाई में विरोधी दल दलित आदिवासी वोटों को साधने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। पीएम मोदी के विजय अभियान को रोकने के लिए अलग अलग फॉर्मूला दे रहा है। ये सरकार पीडीए के खिलाफ है, ये पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के खिलाफ सरकार है। ये कभी न्याय नहीं दे सकती। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो आरक्षण की मूल भावना थी उससे भी खिलवाड़ ये सरकार कर रही है। इसीलिए किसी का कोई भगवान हो, हमारा पीडीए भगवान है। दलित आदिवासी वोटों पर खींचतान है
तो ओबीसी वोटों पर इस बार सबसे बड़ा संग्राम छिड़ा है। कांग्रेस लगातार ओबीसी की हिस्सेदारी और जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रही है। समाज के विकास के लिए इसे सबसे जरूरी बता रही है। साथ ही मोदी सरकार पर पिछड़े वर्ग की अनदेखी का आरोप लगा रही है। ये जाति जनगणना होनी चाहिए। देश को पता लगना चाहिए कि इस देश में ओबीसी कितने हैं। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी के भाषण बदल जाते हैं। दरअसल इस मांग के पीछे ओबीसी वोटों का वो सियासी समीकरण भी है जो मोदी की जीत में अहम फैक्टर बना हुआ है। बीजेपी को मिलने वाले ओबीसी वोटों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और इस बार इन वोटों को साधने के लिए पीएम मोदी ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। कांग्रेस के हमारे साथियों को आजकल इस पर बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहां, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। मुद्दे और भी कई हैं। दोनों पक्षों की ओर से गोलबंदी भी हो रही है। पीएम मोदी के जवाब में तमाम विरोधी पार्टियां एकजुट हो रही हैं। इन कोशिशों के बीच विपक्षी क्या पीएम मोदी को चुनौती दे पाएंगे या तीसरे टर्म की गारंटी के साथ मोदी फिर से वापस आएंगे? आज तक ब्यूरो। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।